हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज पुनः हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 अंक और 3 अंक में पूछे जाते हैं चर्चा करने वाले हैं। मैंने सीरीज ही स्टार्ट किया है और इसके पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए जो भी मैं करा रहा हूँ, चाहे फिजिक्स की बात करूँ, चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, चाहे बायोलॉजी की बात करूँ, मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोग उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर पाएं। तो आज हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो मिक्सिंग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है किसी एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक ही चैप्टर से है। क्वेश्चन हम जो आने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं विगत वर्ष में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनुअल एग्जाम 2022 को टारगेट में रखते हुए ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं चैप्टर 1 का आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़े, 12th में भी पढ़े। संरक्षण का मतलब जो नष्ट ना हो, अर्थात वो नियत रूप से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भले ही बदल जाए लेकिन वो उतना ही रहे जितना अभी तक मतलब था। जैसे मान लीजिए कोई ऊर्जा है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है लेकिन ऊर्जा के मान में परिवर्तन नहीं होती है, केवल वो रूप अर्थात अपना स्वरूप चेंज करता है। एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन वो ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास नहीं आती। ब्रह्मांड में जितने भी एनर्जी हैं, ब्रह्मांड में जितना भी टोटल एनर्जी है, वो एनर्जी ना तो कभी नष्ट हो रहा है और ना तो कभी उत्पन्न हो रहा है, केवल वो एक्सचेंज हो रहा है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एनर्जी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम भी कहा गया कि किसी भी विलगित निकाय यानी कोई भी आपका निकाय है और दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो उसमें आवेश होगा ही होगा, क्योंकि निगेटिव आवेश पॉजिटिव आवेश। दुनिया का कोई सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी वस्तु है, सभी वस्तुओं में परमाणु है, अणु है, एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उस पर आवेश है। तो कोई भी निकाय होगा उसका जो कुल आवेश है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात विलगित निकाय में ना तो आवेश नष्ट होता है और ना ही आवेश एक्स्ट्रा उत्पन्न होता है। यही है आपका आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला विद्युत संबंधी कूलाम का नियम, ये तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2 अंक में केवल कूलाम का नियम पूछा गया तो आपको इतना लिखना जितना भी करा रहा हूं, लेकिन ये 4 अंक का पूछा गया तो इसका पूरा गणितीय व्याख्या करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं गणितीय व्याख्या नहीं करा रहा हूँ। कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम आप लोग समझे कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी हम यहाँ पे 2 आवेश लेकर चलते हैं। ये मान के चला 2 बिंदु आवेश है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसके बीच जो बल लग रहा है, इसके बीच की दूरी मान लो r है, तो इसके बीच जो बल लग रहा है आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्योंकि प्यारे बच्चों यदि पॉजिटिव प्लस Q1 है और ये निगेटिव प्लस माइनस Q2 है, तब इनके बीच जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षित करेंगे। लेकिन यहीं पे यदि पॉजिटिव Q फिर से यहाँ पे पॉजिटिव Q, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो 2 आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल, दोनों प्रकार से बल हो सकता है। जी हाँ, अब देखो इनके बीच की दूरी हमने r मानकर चला है, तो कूलाम ने क्या बताया, 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने बताया था कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 और Q2 का गुणा कर दे, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। उपरोक्त दोनों को मिला दो बच्चा लोग तो F Q1 Q2 बटे r²। जी हाँ, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। क्या लगता है, एक नियतांक लगता है जिसका मान SI पद्धति में मानकर चलते हैं 1/4πε0 है ना, Q1 Q2 बटे r²। यही कूलाम का नियम है। कूलाम ने क्या बताया, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है।
यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम है, यहाँ पे गणितीय व्याख्या भी लिख दिया, डायरेक्ट लिखा गया है। पहले अपन करते F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, फिर F प्रोपोर्शनल 1/r², उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कितने अंक का पूछा जाना है? यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 2 अंक का या 3 अंक का। तो 3 अंक में भैया तो आपको गणितीय व्याख्या करना होगा। 2 अंक में यदि पूछा तो केवल कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम लिखना होगा शॉर्टकट में, कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो क्लियर है ना, कूलाम का नियम, दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका फोटो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तो आपका चालक का आकार हो गया, और दूसरा है चालक के चारों ओर माध्यम हो गया, और तीसरा है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। इतना क्लियर है, और तीनों में बढ़ जाता है धारिता, इतना समझो। चालक का आकार यदि बढ़ा दें, आपको कैसे पढ़ना है, 3 चीज याद करो, चालक का आकार, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, चालक के चारों ओर माध्यम। यदि हमारा आकार बढ़ेगा तो विभव बढ़ जाएगा, और विभव बढ़ेगा तो धारिता। धारिता मतलब क्या है? आवेश संचित करने की क्षमता, आवेश संचित करने की क्षमता। जितना आकार बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पात्र है, एक छोटा सा आप लोटा लेकर रखें, उसको उसके जगह आप जग ले लो, तो पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी कि नहीं? आप दिमाग लगाओ। एक छोटा सा पात्र आप लोटा लेके रखे, बड़ा आप बाल्टी ले लें या टंकी ले लें, तो बड़े पात्र में क्या हो जाएगी, पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। अर्थात यदि हम चालक का आकार बढ़ा देते हैं तो विभव बढ़ रहा है, आवेश संचित करने की क्षमता बढ़ रही है, और जब बढ़ रही है भैया तो धारिता भी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो चालक आकार यदि हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो विभव क्या हो जाता है, विभव कम होता है, विभव कम होता है और धारिता बढ़ जाती है। ये एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस है, विभव और धारिता। यानी चालक का आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा, क्योंकि क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, विभव कम हो जाता है। दूसरा, चालक के समीप अन्य चालक ले आए, चालक के समीप अन्य चालक, तो इसमें भी विभव घट जाएगा, और विभव घटा तो डेफिनेट धारिता बढ़ेगी। एक दूसरे के व्युत्क्रम है। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति में विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, इनकी धारिता बढ़ जाती है। हालांकि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैं बेहतरीन प्रॉपर रूप से आपको पूरा सेशन कराया मैंने, और आप लोग शायद अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी यहाँ पर तैयार कर लीजिए। चालक के चारों ओर माध्यम पर यदि माध्यम रख देंगे, प्रवैद्युतांक कुचालक माध्यम की उपस्थिति चालक की धारिता के गुना हो जाता है। ठीक है, आप एक फार्मूला भी पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला पढ़े थे, C = 4πε0 K × R। ये आपका किसी गोली चालक की धारिता, तो K का मान बढ़ाओ, त्रिज्या बढ़ गया, त्रिज्या जैसे आकार बढ़ गया तो त्रिज्या बढ़ गया, तब पर भी धारिता बढ़ जाएगी। माध्यम रख देंगे, कोई भी माध्यम रख दें, तब पर भी धारिता बढ़ जाएगी। तो चालक के आकार पर डिपेंड करता है, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर डिपेंड करता है, और चालक के चारों ओर के माध्यम पर डिपेंड करता है। 3 चीज लिख लो आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखना है। ओम का नियम है, ठीक है, 2 अंक के क्वेश्चन है भाई, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार करो। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक पे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और वो चालक समान ताप दाब पर उसका परिवर्तन ना हो। जैसे मान लीजिए एक चालक तार है, यदि नॉर्मल गर्मी है या ठंडी है, तो गर्मी में ऐसा ना हो कि उसकी लंबाई ही बढ़ जाए, ठंडी में ऐसा ना हो उसकी लंबाई ही घट जाए। मतलब ऐसा चालक तार हो जिसमें भौतिक अवस्था पर परिवर्तन ना हो, मतलब उसकी लंबाई ताप का कोई प्रभाव ना पड़े। समझ रहे हैं ना? तो एक चालक तार ले रहे हैं, उसमें विद्युत धारा लगा रहे हैं, मतलब धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो धारा प्रवाहित करने के लिए दोनों सिरों पर जो है विभवांतर लगाया जाएगा। ठीक है, तो विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किए किसने? ओम ने। किसके किसके बीच? विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किए ओम ने। वो कैसा संबंध? कि यदि हम चालक तार पर धारा प्रवाहित करें, जिस चालक तार पर भौतिक परिवर्तन या भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। यानी जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ही ज्यादा धारा बहेगी। धारा किस पर डिपेंड करता है? सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर पर। यानी V जो प्रोपोर्शनल है I, ऐसा लिख ले, V = IR या RI। R जहां क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना ही है ओम का नियम, ज्यादा कुछ नहीं है।
यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि चालक के सिरों पर विभवांतर भी है, बहने वाली धारा आई है, तब बताया गया जो विद्युत धारा है सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती यानी भी अनुक्रमानुपाती आई हो गया। जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो आर एक क्या लग गया, यहाँ पर नियतांक लग गया। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है व्यतिकरण क्या है। क्या है व्यतिकरण, 2 अंक का क्वेश्चन है। व्यतिकरण किसे कहते हैं, जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। कहने का मतलब एक समान रूप से दो तरंगे जा रही हैं, धीरे धीरे कुछ दूर तक जाएंगी तो उनकी तीव्रता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उसे ये कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले का रंग दिखाई देना व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक, 2 अंक का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तैयार करना है। व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण का शाब्दिक अर्थ मैंने समझाया था। व्यतिकरण का मतलब प्रकाश की तीव्रता में कमी, और ये प्रकाश की तीव्रता में कमी होने में कौन कौन सी घटना हो रही है, तो प्रकाश के अध्यारोपण की सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या भैया, आपको पता होगा कि जब दो या दो से अधिक तरंगे या 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें समान आयाम और समान आवृत्ति की चलती हैं तो उनका जो कुल विस्थापन होता है उन तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है। ये चीजें हैं। प्रकाश का व्यतिकरण भी अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है कि अध्यारोपण होगा इसके बाद व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण का मतलब जब प्रकाश किरणें चल रही हैं, गति कर रही हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद उनकी जो तीव्रता में कमी आ जाएगी। जैसे आप दौड़ रहे हो, कुछ देर बाद आपके दौड़ने का जो दर है, जो स्पीड है, जो चाल है, जो वेग है, वो आपका कम हो जाएगा। यही चीज है प्रकाश की तीव्रता का। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यतिकरण की कौन कौन सी शर्तें हैं, 3 अंक का क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो व्यतिकरण की कौन कौन से आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान। जिन 2 तरंगे जब गमन कर रही हैं, गति कर रही हैं, तो उनकी आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम भी लगभग क्या हो, समान हो। दोनों तरंगों के आयाम क्या हो, समान हो। दोनों तरंग एक ही दिशा में गमन करना चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हो, मतलब जहां से वो निकल रही हो अत्यंत एक दूसरे के पास पास में हो। दूर दूर होंगे तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, तरंग दैर्घ्य और आवृत्तियां, आयाम सब चेंज हो जाएगा। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, मतलब पतली छिद्र से बाहर निकले। संकीर्ण मतलब अत्यंत पतला भाग। 2 पत्ती को आप आपस में पास मिलाएं तो एकदम छोटा सा कटा हुआ भाग संकीर्ण भाग होता है। यदि 2 प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। ये है क्वेश्चन। व्यतिकरण की आवश्यक शर्त का आंसर आप 4 कम से कम तैयार करें। दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो, दोनों तरंग के आयाम लगभग समान होने चाहिए, दोनों तरंग एक ही दिशा में गमन करें, है ना, और वो अत्यंत निकट हो। जहां से भी वो निकले, यानी जो स्रोत वो प्रकाश किरणों को निकाले, वो स्रोत अत्यंत निकट होने चाहिए। ठीक है, अत्यंत संकीर्ण भी होना चाहिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, एक आंकिक क्वेश्चन छोटा सा दे रहे हैं, आपका होमवर्क है और आप लोग इसको कर लेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप किसी भी बोर्ड से प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हल। ठीक है, क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि जो आपका परमाणु क्रमांक 7 है और जो टोटल परमाणु द्रव्यमान 14 है, इसमें टोटल कितने प्रोटॉन, क्योंकि आवेश की मात्रा की गणना करनी है, टोटल आवेश कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी। मैं प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक सब समान होता है, इसलिए यानी आपका जो प्रोटॉन है वो 7 है, अर्थात जो आपका n का मान है वो 7 है। ठीक है, क्लियर है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों समान होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 और परमाणु क्रमांक भी 7। थोड़ा सा देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो बच्चा लोग कुल आवेश निकालना है। तो आप क्वांटीकरण से पढ़े हैं सूत्र Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस Ne, या यहाँ पर हम Ne ले सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन पर निकाल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निकालते तो माइनस कर लेते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो n का मान कितना है 7 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
16 सत्ते 112 और दशमलव जो है एक अंक के पहले, ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां से हम यदि दशमलव हटाना चाहें, दशमलव इसके पहले लगाएं तो एक अंक यहां पे घट जाएगा, क्योंकि आप लोग समझिएगा यदि हम दशमलव इधर लगा रहे हैं एक अंक पहले, एक अंक पहले, कहने का मतलब हम 10 का भाग दे रहे हैं तो 10 का भाग इस पे भी दे दें तो एक 10 हमारा घट जाएगा। टोटल आपके पास 19 थे तो अब 18 बच गया। ये आपका जो कंफ्यूजन है बहुत होता है, इसमें लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास है 11.2 × 10 घात -19। अब मैं करूंगा क्या, जब यहाँ पे दशमलव खिसकाने के लिए 10 का तो भाग देना पड़ेगा, तो जब 10 का भाग दे दूंगा तो उतना ही 10 का गुणा कर दूंगा। अब 10 का भाग दे दूं तो 1.12 हो जाएगा, और घात क्या होता है, जुड़ता है, तो -19 धन 1, ये घात 1 है तो 1.12 × 10 घात -18। इस प्रकार से हल होता है। समझ गए ना कि आप डायरेक्ट कहाँ से ले आए सर, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये कूलाम है, यहाँ पे आप लिख लो कूलाम, इतना कूलाम आवेश है कुल। निकाय का नाभिक पर आवेश की मात्रा गणना करनी थी तो ये कूलाम आवेश। आप किसी भी तत्व का ले सकते हैं ना, कोई भी तत्व आपके पास है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 घात -19 कूलाम। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जितने भी प्रोटॉन है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन उस पर मल्टीप्लाई कर दो, आपका सिंपल तरीके से आंसर आ जाता है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जिसे आप लोग करेंगे, या आपसे नहीं बनेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, और आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, क्या कार्य विधि, इसको आपको करना है। ये आपका होमवर्क है। नहीं बनेगा तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, ये लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर का कार्य विधि मैं आपको समझा दूंगा। आज इतना ही प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।